हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर डिस्कस करेंगे बीपीसी सेशन का पेपर, और ये पेपर आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अभी राजस्थान से बीपीसी सेशन का कोर्स कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट पेपर की अपडेट जल्दी से मिल सके। दोस्तों आज जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट कोड है BNS 042, सब्जेक्ट नेम है प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशंस। ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों आपको वीडियो तो लास्ट तक देखनी ही देखनी है, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देनी है, ताकि वो भी इस पेपर को देख सके और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर्स वो याद कर सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से देख लेते हैं इस कंप्लीट पेपर को। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं जो आपको एग्जाम पेपर में पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स की। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुप्रा प्यूबिक पेन इज रिलेटेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग। सुप्रा प्यूबिक पेन जब भी होता है तो ये किसको इंडिकेट करता है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट है, यूरिनरी एंड यूट्राइन कॉजेज। जब भी यूरिनरी या फिर यूट्राइन इन्फेक्शन हो या फिर इन्फ्लामेशन हो, तो उस कंडीशन में जो पेन होगा वो कौन सा होगा, सुप्राप्यूबिक पेन। तो जो सुप्राप्यूबिक पेन हो किससे रिलेटेड है, यूरिनरी एंड यूट्राइन कॉजेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशेंट विथ एक्यूट लेरिंजाइटिस मस्ट बी एडवाइज्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सेप्ट से पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक पेशेंट है एक्यूट लेरिंजाइटिस का, उसको आप एडवाइस दे रहे हो। क्या दे रहे हो आप, एडवाइस दे रहे हो। तो आप सभी प्रकार की एडवाइस दे सकते हो एक को छोड़कर। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, गार्गल यूजिंग पेन किलर। पेशेंट को ये एडवाइस नहीं देनी है कि पेन किलर को पानी में घोल कर उससे क्या करना है, आपको गरारे करने हैं। ऐसी एडवाइस आपको नहीं देनी है। तो ये क्या है यहाँ पे सही आंसर। बाकी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, गार्गल विथ सॉल्ट वाटर, गिव रेस्ट टू द वॉइस, ये सभी क्या है, आप एडवाइस पेशेंट को दे सकते हैं। जब भी एक्यूट लेरिंजाइटिस का पेशेंट आपके पास आए तो ये जो एडवाइस है वो आपको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर एक्यूट ब्रोंकाइटिस एक्सेप्ट। यहाँ पर भी क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेप्ट। एक्यूट ब्रोंकाइटिस के सभी क्या है, रिस्क फैक्टर्स है, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ है, यूजिंग ड्रग्स दैट स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस का रिस्क फैक्टर नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट विथ पर्सन हैविंग ब्रोंकाइटिस, एक्सपोजर टू स्मोक और केमिकल्स, डस्ट और एयर पॉल्यूशन, सभी क्या है रिस्क फैक्टर किसके, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के। एक ऑप्शन देकर भी आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस का रिस्क फैक्टर पूछा जा सकता है। सो आप सभी ऑप्शंस को याद कर लीजिए यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूट ऑफ एडमिनिस्टर इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन IPV इज। आपको पूछा गया रूट कि जो IPV वैक्सीन है उसका रूट कौन सा होता है, कौन से रूट से इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको ऑप्शन फर्स्ट, इंट्रामस्कुलर। जो IPV वैक्सीन है इसको इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है, और जो OPV वैक्सीन आती है उसको ऑरली एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए पेशेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इफ ए पेशेंट इन कम्युनिटी कम्स टू यू विथ एन एक्यूट एस्थमेटिक अटैक्स, विच एमंग द फॉलोइंग इज गिवन एज इमरजेंसी ट्रीटमेंट। देखिए पेशेंट आपके पास में आया है, कौन सा, एक्यूट एस्थमेटिक अटैक वाला। तो पेशेंट को हो रखा है अस्थमा, और उसके जो एक्यूट अटैक उसको आ रखा है अस्थमा का, उसके कुछ साइन सिम्टम्स शो कर रहा है उस पेशेंट, और आपको कंप्लेन भी कर रहा है, और वो आपके पास में आ चुका है। एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप कौन सा इमरजेंसी ट्रीटमेंट उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन थर्ड, हाइड्रोकॉर्टिसोन। हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग उस पेशेंट को एडमिनिस्टर करवानी है इंजेक्शन फॉर्म में, IV आपको उस पेशेंट को लगानी है। तो ये क्या है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट है एक्यूट एस्थमेटिक अटैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए पेशेंट विथ लैरिंजेक्टमी हैज़ कम टू योर सेंटर फॉर ए फॉलो अप, योर प्रायोरिटी इंटरवेंशन विल बी। एक पेशेंट आपके पास में आया लैरिंजेक्टमी का, यानी पेशेंट की लैरिंग्स की क्या हो रखी है, सर्जरी हो रखी है। लेरिंजेक्टमी का पेशेंट आपके पास सेंटर पे आया है, और उस पेशेंट का आप क्या कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। जब आप उस पेशेंट का फॉलोअप कर रहे हैं तो पेशेंट के लिए कौन सा मैनेजमेंट, आप प्रायोरिटी मैनेजमेंट आपको बताना है। वैसे तो आप सभी काम करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे प्रायोरिटी इंटरवेंशन बताना है। कौन सा प्रायोरिटी इंटरवेंशन यहाँ पे उस पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, पेशेंट को बताएंगे। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, आपको ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड,
कीप ट्रेकिया फ्री ऑफ सिक्रीशंस। जब भी लेरिंजेक्टमी का पेशेंट आपके पास में आए तो आपको सबसे पहला काम करना है, जो सिक्रीशंस हो रहे हैं उनको फ्री ऑफ सिक्रीशंस रखना है, मतलब ट्रेकिया के अंदर सिक्रीशंस को नहीं जाने देना है। सिक्रीशंस आ रहे हैं तो उनको बाहर निकाल लेना है। अगर सिक्रीशंस अंदर चले जाएंगे तो रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होगी, और सीधी सी बात है, अगर पेशेंट रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले केयर होती है स्टोमा की केयर, यानी जो स्टोमा बना हुआ है लेरिंजेक्टमी में, तो जो स्टोमा बना हुआ है उसकी केयर आपको करनी है। जो सिक्रीशंस स्टोमा के अंदर सीन हो रहे हैं उनको आपको क्लियर करने हैं। ये आपका क्या रहेगा, प्रायोरिटी इंटरवेंशन रहेगा। बाकी जो ऑप्शंस दे रखे हैं वैसे ये भी इंटरवेंशन नहीं, लेकिन प्रायोरिटी इंटरवेंशन आपको क्या करना है, कीप ट्रेकिया फ्री फ्रॉम सिक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, patients come for a visit to health center with history of strangulation, chest pain radiating to shoulder, neck, arm and jaw. The possible reason for this is, देखिए एक पेशेंट आपके पास में आया है विजिट करने के लिए, और पेशेंट की जो कंप्लेन है या हिस्ट्री है वो हिस्ट्री क्या बोल रही है, स्ट्रेंगुलेटिंग चेस्ट पेन। जो चेस्ट पेन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, रेडिएटिंग है, मतलब एक जगह से दूसरी तरफ वो पेन बढ़ रहा है। जैसे कि रेडिएटिंग द शोल्डर, शोल्डर हुआ, नेक हुआ, आर्म एंड जो, इधर ये जो शोल्डर, नेक, आर्म जो है यहाँ पर वो पेन क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। ऐसी हिस्ट्री वो पेशेंट बता रहा है आपको। अब देखिए आपको ये बताना है कि जो पॉसिबल जो रीज़न है वो आपको बताना है कि इस पेशेंट को हो क्या सकता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, आपको ऑप्शन डी, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। पेशेंट को क्या आया है, एमआई का अटैक, यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, एक्यूट टाइप का मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन उस पेशेंट को हुआ है। एमआई के पेशेंट्स में क्या होता है, पेन जो है वो रेडिएट होता है। तो ये आप जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे बताना है हार्ट डिजीज का मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, बाकी कोई से भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, वेट। अगर पेशेंट का वेट बढ़ा हुआ है तो उसको आप कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। बाकी क्या है, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। जेंडर आप चेंज नहीं कर सकते। एज अगर पेशेंट की बढ़ रही है, पर्सन की बढ़ रही है, तो उसको आप नहीं रोक सकते। एंसेट्री है तो यानी जेनेटिक है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट है, वेट। वेट क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्निंग साइन एंड सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। वार्निंग साइन है सभी, किसके, हार्ट अटैक के, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर सभी के हार्ट अटैक के साइन एंड सिम्टम है, या फिर वार्निंग साइन एंड सिम्टम है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, रिलीफ ऑफ चेस्ट पेन ऑन एक्सरशन। हार्ट अटैक के जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके सभी साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, चेस्ट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड पाल्पिटेशंस। लेकिन पेशेंट जब भी एक्सरशन करेगा तो उस टाइम चेस्ट पेन जो है वो रिलीव नहीं होगा। तो ये क्या है, ये हार्ट अटैक का साइन सिम्टम नहीं है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए सभी क्या है, हार्ट अटैक के वार्निंग साइन सिम्टम है। तो ये साइन सिम्टम आप अच्छे से याद कर लीजिए यहीं से, क्योंकि एक आपको साइन या सिम्टम देख के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया। आपको बताना है न्यूट्रिशनल एनीमिया का एक एग्जाम्पल, कौन सा है न्यूट्रिशनल एनीमिया का एग्जाम्पल। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड, यानी कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो न्यूट्रिशनल एनीमिया का एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया भी है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। दोस्तों आपको बताना है विटामिन, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरल इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विथ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। जनरल इंटरवेंशन यानी कि पेशेंट आपके पास में आया है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, और उस पेशेंट को आप क्या दे रहे हो, केयर दे रहे हो। तो आप कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करवा सकते हो उस पेशेंट को, एक केयर को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, फॉलेज कैथेटराइजेशन। आपको पेशेंट यानी जो पेशेंट आपके पास में आया है उस पेशेंट के
फोलेज कैथेटराइजेशन नहीं करना है, यानी जो कैथेटर है वो नहीं लगाना है। बाकी सभी आप फंक्शंस या फिर मैनेजमेंट जो है उस पेशेंट को दे सकते हो। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड के लिए आप उस पेशेंट को बोलोगे। साथ ही फ्रिक्वेंट एम्पटिंग ऑफ ब्लैडर, पेशेंट को आप ये भी बोलोगे कि आप बारी बारी से ब्लैडर को एम्पटी करते रहे। नेक्स्ट एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, पेशेंट को फीवर भी होगा और पेन भी होगा तो उसको उस पेशेंट को आप एनाल्जेसिक दे सकते हो, एंटीपायरेटिक दे सकते हो, लेकिन फोले कैथेटर आप नहीं लगा सकते। तो ये आपका काम नहीं है। बाकी सभी क्या है, यूटीआई के पेशेंट को आप केयर प्रोवाइड जो भी ऑप्शंस दिए हुए वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोशन सिकनेस इज, मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना वो करना ऑप्शन डी या फोर्थ, टेबलेट साइक्लिजिन 50 mg। जब भी मोशन सिकनेस होते हैं तो साइक्लिजिन टैबलेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में दी जाती है। चलिए, जो साइक्लिजिन है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? एंटी हिस्टामाइन ड्रग की। कौन सी? एंटी हिस्टामाइन। जैसे एग्जांपल और बता दूं मैं आपको, साइक्लिजिन तो है ही, साथ में मैक्लिजिन है, प्रोमेथाजिन है, तो ये सभी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है मोशन सिकनेस की, यानी एंटी हिस्टामाइन की। ये क्या है? एग्जाम्पल्स है। जैसे प्रोमेथाजिन, ये क्या है? एग्जाम्पल है किसका? एंटी हिस्टामाइन का। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? साइक्लिजिन। यहाँ पर जो आपको आंसर में करना है वो क्या करना है? साइक्लिजिन आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ कोलेरा एक्सेप्ट, सभी क्या है कोलेरा के क्लिनिकल फीचर्स है एक को छोड़कर। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन थर्ड, ब्लड इन स्टूल। स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है तो ये क्या है? ये बेसिलरी डिसेंट्री का क्या है? साइन एंड सिम्टम है। यहाँ पर जो और ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी क्या है? कोलेरा के फीचर्स है। राइस वाटरी स्टूल होगा, म्यूकस स्टूल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, और वाटरी डायरिया होगा। ये कोलेरा के फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ एपिलेप्टिक सीजर एक्सेप्ट, यहाँ पर भी सभी क्या है? एपिलेप्टिक फीचर, एपिलेप्टिक सीजर की क्या है? कॉजेज है, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन थर्ड, लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर को छोड़कर बाकी सभी क्या है? एपिलेप्टिक सीजर कॉज करते हैं। हीट स्ट्रोक हो गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये सभी एपिलेप्टिक फीचर के क्या है? कॉजेज है। एक कॉज कौन सा है जो नहीं है एपिलेप्टिक फीचर, यानी जो एपिलेप्टिक सीजर है वो कॉज नहीं करता है, वो है लो ग्रेड फीवर। यहाँ पर जो आपको आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन पॉइजनिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इज डबल विजन इज ड्यू टू, विच इज ड्यू टू। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी पॉइजनिंग होगी जिसके अंदर पेशेंट्स में एक सिम्टम देखने को मिलेगा, और कौन सा सिम्टम होगा? वो जो सिम्टम होगा वो क्या होगा? डबल विजन। यानी कि पेशेंट अगर ऐसी कौन सी पॉइजनिंग हो जाए पेशेंट के अंदर जिससे कि पेशेंट को दो, मतलब कोई भी चीज़ वो देख रहा है तो वो दो दिखाई देगी उसको, डबल विजन डेवलप हो जाएगा उस पेशेंट के अंदर। वैसे पेशेंट को फ़ायदा ही हो रहा है कि डबल विजन उसके अंदर डेवलप हो रहा है, लेकिन ये कौन सी पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन फोर्थ, अल्कोहल। अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है ज़्यादा और उसकी पॉइजनिंग हो जाए तो पेशेंट को डबल विजन हो जाता है। मतलब जब भी पेशेंट अल्कोहल लेता है तो पेशेंट को अच्छे से दिखाई नहीं देता है, डबल विजन उसको दिखाई देता है, मतलब दो दो दिखाई देंगे उसको, कहीं पर भी वो पड़ा रहेगा। तो ऐसी जो सिम्टम्स नज़र आएंगे वो अल्कोहल के पेशेंट्स में ही नज़र आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्रोनिम OPQRSTUV इज यूज्ड फॉर असेसमेंट, आपको ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही मिल जाएगा। OPQRSTU, इनके मतलब भी आप समझ लेना, मतलब जो इनके जो फर्स्ट टर्म है, इनका जो फर्स्ट मीनिंग है वो आप ज़रूर याद रखें। आगे के आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन जो फर्स्ट मीनिंग है वो भी आप याद रखें। यहाँ से एक वर्ड का नाम भी आपको पूछा जा सकता है। दोस्तों, ये जो असेसमेंट किया जाता है OPQRSTU, ये पेन को असेस करने के लिए यूज़ लिया जाता है। ये एक्रोनिम यूज़ लिया जाता है पेन को असेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन इफ़ यू ऑफर वाटर टू ए चाइल्ड and he reaches to cup and spoon, it indicate one of the following sign। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन के दौरान आप यदि किसी बच्चे को या फिर बच्ची को आप क्या कर रहे हो? वाटर एडमिनिस्टर कर रहे हो कप या स्पून से। अब देखिए यहाँ पे कौन सा साइन इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ पे कौन सा एक साइन है जो इसको इंडिकेट करता है? यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन सेकेंड,
ड्रिंकिंग एगरली, ड्रिंकिंग एगरली। जब भी डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें जो वाटर एडमिनिस्टर किया जाता है, फिर फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जाता है, तो उसका जो साइन होता है वो क्या होता है, ड्रिंकिंग एगरली। और ये एग्ज़ाम में, प्रीवियस एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस, यानी 2020 में ये 2 बार पूछा जा चुका था, और ये मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन और इसी के रिगार्डिंग बताया था। तो यहाँ पे जो आपको आंसर करना है ऑप्शन सेकंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एट पीएससी द टेम्परेचर ऑफ ILR यानी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर शुड बी। जो पीएससी पे वैक्सीन स्टोर की जाती है वो ILR के अंदर की जाती है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पर आपको आंसर में करना है ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड, यानी +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो ILR होते हैं उनके अंदर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन व्हेन इट इज नॉट एक्सपेल्ड विद इन। जो प्लेसेंटा है वो रिटेन्ड रहेगी, ऐसा हम कह सकते हैं अगर प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट नहीं होती है, कितनी कितने समय के अंदर, तो आप कहेंगे कि प्लेसेंटा क्या हुई है, रिटेन हुई है। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड 30 मिनट। अगर 30 मिनट से ज़्यादा प्लेसेंटा अगर एक्सपेल आउट नहीं होती है तो आप बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा रिटेन्ड हुई है, या रिटेन्ड प्लेसेंटा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ राउंड वर्म इज। राउंड वर्म किसी पर्सन को या फिर किसी बच्चे को होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज ली जाती है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, एल्बेंडाजोल। ये जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग है एल्बेंडाजोल, ये आप यूज़ ले सकते हैं जब भी राउंड वर्म इन्फेक्शन हो किसी भी बच्चे को। तो यहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी राउंड वर्म के लिए वो कौन सी होगी, एल्बेंडाजोल। 400 mg दी जाती है, आप सभी को पता होगा, OD ये ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करवाई जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूट्रस रिचेज एट लेवल ऑफ अम्बलाइकस एट। देखिए जो अम्बलाइकस है वहाँ पर यूट्रस कौन से वीक में होगा, यूट्रस की साइज जो है वो अम्बलाइकस पे कौन से वीक में होगी। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना वो करना है ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। 20 वीक की गेस्टेशन पे जो यूट्रस होगा वो कहाँ पर होगा, अम्बलाइकस के लेवल पे होगा। अगर आपको 24 वीक दिया जाए तो फिर वो जो यूट्रस की साइज है वो अम्बलाइकस से 2 to 3 फिंगर अबव होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी। सिंपल क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन होता है। यहाँ पर आपको आंसर करना है ऑप्शन थर्ड 10 to 12 kg, 10 से 12 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ आईलिड इज कॉल्ड। आईलिड में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर आपको आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट ब्लेफेराइटिस। यहाँ पे ब्लेफेराइटिस आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ नॉइस पिंच फॉर कंट्रोलिंग एपिस्टाक्सिस इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर एपिस्टाक्सिस किसी पर्सन को होता है, यानी कि नोज ब्लीडिंग अगर किसी पर्सन को होती है, हिंदी में जिसको बोलते हैं आप नक्सीर, नक्सीर अगर किसी पर्सन को आ रही है, तो आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि नोज़ को कितने समय तक, मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको पूछा गया है कितने समय तक आप नोज़ को पिंच करेंगे। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ 10 मिनट। मिनिमम पूछे तो आपको आंसर में करना है 5 मिनट। ये क्या होता है, मिनिमम। मिनिमम 5 मिनट तो पिंच करना ही करना है। अगर मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको पूछे तो आपको आंसर में क्या करना है, 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडियल एज टू रिपेयर क्लेफ्ट लिप इन एन इन्फेंट इज एज अर्ली एज। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो क्लेफ्ट लिप के पेशेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें जो रिपेयर किया जाता है क्लेफ्ट लिप को इन्फेंट्स के अंदर, तो उनकी जो एज होती है वो कितने महीने, मतलब कितनी एज पे क्लेफ्ट लिप को रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सेकंड 3 मंथ, यानी 3 महीने की एज के अंदर आप इन्फेंट्स के जो क्लेफ्ट लिप हो रखा है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। अगर क्लेफ्ट पेलेट आपको यहाँ पे पूछे जाता तो फिर आपको आंसर में क्या करना होता, 12 मंथ, यानी कि 12 महीने पे 1 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसमें जो क्लेफ्ट पेलेट की कंडीशन है उसकी सर्जरी आप कर सकते हैं, उसको रिपेयरमेंट आप कर सकते हैं। अगर क्लेफ्ट लिप पूछे तो आपको आंसर में करना है 3 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रूट टू एडमिनिस्टर BCG वैक्सीन इज।
बीसीजी वैक्सीन का रूट आपको पूछा गया कौन से रूट से इसको एडमिनिस्टर करवाया जाता है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, इंट्राडर्मल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बीसीजी वैक्सीन है वो राइट हैंड में लगती है, मतलब राइट अपर आर्म में लगती है। ओके। और जो मिजल्स है वो लेफ्ट अपर आर्म में लगती है, ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो आप उसको भी वीडियो को देखना, वहाँ पर मैंने अलग अलग बहुत सारे एमसीक्यूज बताए थे और उनके रैशनल्स भी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ सप्लीमेंट्री जिंक फॉर चिल्ड्रन एक्सेप्ट। देखिए सप्लीमेंट्री जिंक अगर आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें यानी उन बच्चों को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, एक बेनिफिट नहीं है जिंक सप्लीमेंट्री का। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है आपको, ऑप्शन थर्ड, इट हैज़ एंटासिड एक्शन। जिंक का कोई एंटासिड एक्शन नहीं होता है। बाकी सभी अगर आप बच्चों को जिंक सप्लीमेंट्री देते हैं तो वो क्या है, जो जिंक सप्लीमेंट है वो क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, यानी वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट है, और ये हेल्प करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, साथ ही ये सेल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ये सभी क्या है, सप्लीमेंट्री जिंक अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके क्या है बेनिफिट है, कौन सा बेनिफिट नहीं है, ये एंटासिड एक्शन नहीं करता है, तो ये क्या नहीं है, सप्लीमेंट्री ऑफ जिंक का बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन ओरल आयरन एंड फॉलिक एसिड ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड हेल्प्स टू। अगर आप एंटीनेटल पीरियड के दौरान आयरन जो है, आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स आप ओरली एडमिनिस्टर किसी महिला को कर रहे हैं, तो इसमें ये जो आईएफए आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो इसकी ये किस में हेल्प करेगा, ये सिंपली आपको पूछा गया है कि इसका रोल क्या है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड, प्रिवेंट मैटरनल एनीमिया। आईएफए आप जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस है उनको क्यों एडमिनिस्टर करवाते हैं, इसलिए एडमिनिस्टर करवाते हैं ताकि महिला को क्या ना हो, एनीमिया ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी गोल्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सभी क्या है कैंसर ट्रीटमेंट के प्राइमरी गोल है, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना वो करना है आपको ऑप्शन थर्ड, इंक्रीज लॉन्जिविटी। ये क्या नहीं है, कैंसर ट्रीटमेंट का प्राइमरी गोल नहीं है, बाकी सभी क्या है प्राइमरी गोल है, कंप्लीट क्योर, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये सभी क्या है जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसके क्या है प्राइमरी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, condition in which there is obstruction in flow of cerebrospinal fluid to brain is called। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जो सी एस एफ फ्लो है, कौन सा फ्लो, सी एस एफ फ्लो, अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए ब्रेन के अंदर, अगर जो सी एस एफ फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, हाइड्रोसिफिलस। अगर सी एस एफ का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो सीधी सी बात है सी एस एफ का अमाउंट ब्रेन के अंदर बढ़ जाएगा, और वो जब बढ़ेगा तो क्या कॉज करेगा, हाइड्रोसिफिलस, यानी कि ब्रेन की साइज को बढ़ा देगा, हाइड्रोसिफिलस कंडीशन बच्चे के अंदर कॉज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस्टिट्यूशन मीन्स, आपको यहाँ पे पूछा गया कि रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आपको बताना है रेस्टिट्यूशन का मतलब, ऑप्शन सेकंड, एंटीरियर शोल्डर रीचेज पैल्विक फ्लोर। जो एंटीरियर शोल्डर है वो पैल्विक फ्लोर की तरफ घूम रहा है, तो ये जो घूमने की जो प्रोसेस है या फिर रोटेट होने की जो प्रोसेस है, इसमें 1/8 जो है, 1/8 जो रोटेशन होता है एंटीरियर शोल्डर का पैल्विक फ्लोर की तरफ, इसको आप क्या बोलेंगे, रेस्टिट्यूशन बोलेंगे। वैसे इंटरनल रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रेस्टिट्यूशन दो प्रकार के रेस्टिट्यूशन होते हैं, लेकिन आपको सिंपली पूछा गया कि रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है एंटीरियर शोल्डर का पैल्विक फ्लोर की तरफ में रोटेट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबेस्टोसिस इज ए, एबेस्टोसिस क्या है, एबेस्टोसिस सीधी सी बात है जो ये एक प्रकार की क्या है, ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन है, यानी कि आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, एबेस्टोसिस है ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोग्लाइसीमिया अकर्स ड्यू टू, हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, इंक्रीज इनटेक ऑफ, सॉरी यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, ओवरडोज ऑफ इंसुलिन, यानी जो हाइपोग्लाइसीमिया है वो इंसुलिन की ओवरडोज की वजह से भी होता है। जी हाँ, इंसुलिन अगर पेशेंट कोई खा रहा है जिसको डायबिटीज़ मेलाइटिस की कंडीशन है, मतलब डायबिटीज़ होता है, और वो इंसुलिन रेगुलरली ले रहा है, अगर उस पेशेंट में इंसुलिन की ओवरडोज हो जाए
तो ये हाइपोग्लाइसीमिया पेशेंट के अंदर कॉज कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर इंसेक्ट बाइट यू शुड अप्लाई ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर इंसेक्ट्स बाइट किसी पर्सन में होता है तो आप सभी काम कर सकते हैं एक को छोड़कर, या फिर सभी आप अप्लाई कर सकते हैं एक को छोड़कर। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है आपको, ऑप्शन डी, एंटीबायोटिक क्रीम। एंटीबायोटिक क्रीम आपको अप्लाई नहीं करनी है। अगर इंसेक्ट बाइट हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, एंटीहिस्टामाइन ऑइंटमेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। कैलामाइन लोशन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्प्रेड कोल्ड कंप्रेस आप जो है कंप्रेस, ये भी आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंटीबायोटिक क्रीम आपको अप्लाई नहीं करनी है। एक्सेप्ट से आपको आंसर में पूछे तो आपको ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू हार्ट अटैक एक्सेप्ट। सभी किससे रिलेटेड है, हार्ट अटैक से रिलेटेड है एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, क्रेनियल आर्टरी डिजीज। ये किसी भी प्रकार से हार्ट डिजीज नहीं है या फिर हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है, बाकी सभी है ISD यानी कि स्टमक हार्ट डिजीज, एंजाइना पैक्टोरिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये सभी क्या है, हार्ट अटैक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिलरी डिसेंट्री इज करेक्टराइज्ड बाई। बेसिलरी डिसेंट्री के जो करेक्टरिस्टिक है वो आपको पूछे गए हैं कि जो बेसिलरी डिसेंट्री है उसका क्या करेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन, यहाँ पर वैसे बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स है, लेकिन आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है आपको, ऑप्शन थर्ड, लूज वाटरी डायरिया। जो वाटरी डायरिया है वो लूज तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्लड इन स्टूल होगा। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना है, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर करना है, ब्लड स्टूल के अंदर होगा, साथ ही म्यूकस भी जो है वो स्टूल के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो लूज वाटरी डायरिया है ये कोलेरा का सिम्टम है। किसका है, कोलेरा का, कोलेरा का है डायरिया। ये तो कोलेरा में भी होता है, डिसेंट्री में भी होता है, फ्रीक्वेंट लूज मोशन है ये भी कोलेरा में होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया बैसिलरी डिसेंट्री, और बैसिलरी डिसेंट्री में क्या होता है, स्टूल के साथ में ब्लड देखने को मिलता है, म्यूकस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर एमीबिक डिसेंट्री इज। देखिए एमीबिक डिसेंट्री का यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा गया है कि जो एमीबिक डिसेंट्री है उसमें क्या होगा। एमीबिक डिसेंट्री के करेक्टरिस्टिक पूछे तो भी यहाँ पे आंसर में आपको क्या करना है, ब्लड इन स्टूल, म्यूकस इन स्टूल, ये सभी जो है करेक्टरिस्टिक एमीबिक डिसेंट्री में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव एजेंट बताना है। यहाँ पर आपको आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है ये क्या पॉजिटिव एजेंट है। अगर आपको बैसिलरी डिसेंट्री का पॉजिटिव एजेंट पूछे, किसका, बैसिलरी डिसेंट्री का, तो पॉजिटिव एजेंट आपको करना है सीजेला। सीजेला का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से बैसिलरी डिसेंट्री होता है, ये क्या है, पॉजिटिव एजेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सिनकोप और फैंटेनिंग इज कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो सिनकोप या फिर फैंटेनिंग है ये सभी की वजह से कॉज होती है एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, वॉकिंग एंड बीइंग इन कोल्ड एंड ओपन स्पेस। ये क्या है, यानी यहाँ पे गलत आंसर है, ये एक्सेप्ट यहाँ पे आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ आपको करना है। प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, अगर लंबे समय तक आप खड़े रहते हैं तो फैंटिंग हो सकती है, सिनकोप हो सकता है। सीटिंग फॉर लॉन्ग टाइम फॉलोड बाय सडन स्टैंडिंग, अगर आप लंबे समय से बैठे हैं और एकदम से आप खड़े होंगे तो आपको चक्कर आने जैसी कंडीशंस अराइज होगी, यानी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ भी याद नहीं मतलब मेरा सर चकरा रहा है। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, फेंटिंग या सिनकोप होती है। बीइंग इन हॉट और ओवर क्राउडेड प्लेस, अगर आप ज़्यादा गर्म एरिया में हैं या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो आपके जो दिमाग में या फिर आपका ब्रेन इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, ऐसा लगेगा कि आपको कि अपना ब्रेन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो ये जो तीन कंडीशंस है इनके अंदर क्या होगी, सिनकोप या फिर फेंटिंग जो है कॉज हो सकती है। एक जो कंडीशन है जिसकी वजह से सिनकोप या फेंटिंग नहीं होती वो कौन सी, ऑप्शन फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीमोनिटरी साइन ऑफ लेबर एक्सेप्ट। आपको यहाँ पे पूछा गया है प्रीमोनिटरी साइन, सभी लेबर के प्रीमोनिटरी साइन है एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, सर्वाइकल इफेसमेंट। सर्वाइकल इफेसमेंट को छोड़कर सभी क्या है, प्री मॉनिटरी साइन है लेबर के। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेजेस ऑफ लेबर आर डिवाइडेड इनटू। जो लेबर की स्टेजेज है वो कितने भागों में डिवाइड की गई है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 4 स्टेजेज। 4 स्टेज है लेबर की जो आपने पढ़ी भी होगी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, पेन से लेकर यानी सर्वाइकल डायलेशन तक जो पेन होता है
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वहाँ से लेकर और सर्वाइकल डायलेशन तक जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में डिलीवरी मतलब बेबी डिलीवर इजीली हो जाता है, और जो थर्ड स्टेज होती है उसमें प्लेसेंटा डिलीवर होती है, और फोर्थ स्टेज में क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये चारों स्टेज होती है। चारों स्टेज का मतलब मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से याद कर लेना यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन इज। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रू लेबर पेन का एक साइन आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, अकम्पेंड विथ सो, यानी कि ट्रू लेबर पेन में एक जो साइन देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, सो का मतलब ब्लड स्टैंड म्यूकस डिस्चार्ज, यानी ब्लड स्टैंड म्यूकस का डिस्चार्ज होगा। तो ये क्या है, ट्रू लेबर पेन का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेस्टेशनल पीरियड इन विच फिटल हार्ट साउंड कैन बी फर्स्ट ऑस्कल्टेड विद एन ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप इज। देखिए गेस्टेशनल पीरियड के दौरान जो फिटल हार्ट साउंड है वो पहली बार जो हम ऑस्कल्टेट करते हैं फिर सुनते हैं किससे, ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से, वो हम कब सुन सकते हैं, ये सिंपली आपको पूछा गया। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी। ऑप्शन थर्ड, 18 to 20 वीक, 18 से 20 वीक पे आप क्या कर सकते हैं, फिटल हार्ट साउंड इजीली ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट इन सिफिलिक प्रेजेंटेशन इज। कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग पार्ट आपको पूछा गया है सिफिलिक प्रेजेंटेशन का, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट है, वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट पार्टम पीरियड द हीमोग्लोबिन लेवल इज लेस देन। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि जो एनीमिया है वो आप डायग्नोस कर रहे हो किसमें, प्रेगनेंसी के दौरान या फिर पोस्ट पार्टम पीरियड के दौरान, तो हीमोग्लोबिन का लेवल आपको कितना मिलेगा। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ 11 ग्राम परसेंट, यानी 11 ग्राम परसेंट से क्या होगा, कम अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल है तो उससे आप समझ जाइए कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो रखा है, एनीमिया हो रखा है, पोस्ट पार्टम पीरियड के दौरान क्या हो रखा है, एनीमिया हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिर्पेरल सेप्सिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट बिटवीन ऑनसेट ऑफ लेबर और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन टिल। देखिए जो पिर्पेरल सेप्सिस है वो क्या है, जेनेटल ट्रैक्ट का एक प्रकार से इन्फेक्शन है जो ऑनसेट ऑफ लेबर से लेकर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन तक जो है ये क्या करता है, कोज होता है या फिर इस दौरान होता है। ये आपको पूछा गया है, जो पिर्पेरियल सेप्सिस है उसका पीरियड आपको पूछा गया कि ये होगा कब तक, मतलब ये स्टार्टिंग तो कहाँ से हो रहा है, ऑनसेट ऑफ लेबर या फिर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है, और ये कब तक होता है ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, आपको ऑप्शन डी 42 डेज आफ्टर डिलीवरी और अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन हुआ है या फिर डिलीवरी हुई है तो उसके 42 दिन तक पिर्पेरियल सेप्सिस रहता है, यानी पिर्पेरियल सेप्सिस की डिजीज कंडीशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ विजिट दैट ए हेल्थ वर्कर शुड मेक ड्यूरिंग पोस्ट पार्टम पीरियड टू ए मदर इंक्लूड। आपको यहाँ पे पूछा गया है विजिट्स, जो एंटीनेटल विजिट्स होते हैं, तो देखिए यहाँ पे पोस्ट पार्टम विजिट आपको पूछा गया है, यानी पोस्ट नेटल विजिट आपको पूछा गया है ड्यूरिंग पोस्ट पार्टम पीरियड। पोस्ट पार्टम पीरियड के बाद में आपको कितने विजिट उस मदर के करने हैं जो अभी अपने मतलब बेबी को अभी उसने जन्म दिया है। देखिए यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ 3, यानी कि 3 विजिट तो आपको करने ही करने हैं पोस्ट पार्टम के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अबॉर्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन। यहाँ पे जो आयरन सप्लीमेंटेशन का एब्जॉर्प्शन है उसको लेकर एक यहाँ पे स्टेटमेंट सही दिया गया है, बाकी को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन सेकंड, टेकिंग इट अलोंग विथ लेमन जूस। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, यानी कि जब भी आयरन सप्लीमेंट आप किसी को भी प्रोवाइड करें तो उसको आप ये ज़रूर कहें कि आप लेमन जूस के साथ में ले इस टैबलेट को, ताकि इसका एब्जॉर्प्शन क्या हो सके, जल्दी से हो सके और ज़्यादा हो सके। तो जो आयरन सप्लीमेंटेशन है उसका ज़्यादा एब्जॉर्प्शन विटामिन सी, जो विटामिन सी है वो क्या करता है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो आप यहाँ पे जो लेमन जूस है उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो लेमन जूस जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इज कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया सभी कंडीशंस की वजह से हो सकता है एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, अर्ली एज एट मिनार्की। ये ऑप्शन क्या है, गलत है। यूट्राइन फिब्रॉइड की वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होगा, एंडोमेट्रोसिस की वजह से हो सकता है, यूट्राइन माल पोजिशन की वजह से हो सकता है। मतलब ये तीनों ही जो कंडीशंस आपको दे रखी है ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की क्या है,
कॉज यानी कि तीनों ही डिजीज कंडीशन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या कर सकती है, कॉज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो न्यू बॉर्न है उसकी इमीडिएटली आप क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो सभी प्रकार की केयर आप उस बच्चे को दे सकते हैं, इनिशियल केयर आप दे सकते हैं एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है आपको, ऑप्शन सेकंड बॉथ। मतलब पेशेंट जो बच्चा है अभी न्यू बॉर्न बेबी है और उसको आप इनिशियली केयर दे रहे हैं, इमीडिएट आप केयर दे रहे हैं, तो बच्चे को नहलाना नहीं है, अभी डिलीवर हुआ ही ये बच्चा, उसको नहलाना नहीं है। बाकी आप सभी काम कर सकते हैं, वार्म दे सकते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग उस बच्चे को दे सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, बच्चे को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी काम आप कर सकते हैं, नहलाना बिल्कुल भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट डोज ऑफ टिटनस टॉक्साइड टू प्राइमरी ग्रेविडा इज एडमिनिस्ट्रेड एट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। टीटी के जो वैक्सीन लगते हैं प्रेग्नेंट वुमेंस को, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि प्राइमरी ग्रेविडा की एक प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको आप टीटी के क्या लगा रहे हो, वैक्सीन लगा रहे हो, तो जो पहले डोज आप उस वैक्सीन की लगाओगे तो कब लगाओगे, ये आपको सिंपली पूछा गया है। यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, एज सुन एज पॉसिबल। जब प्रेगनेंसी हो तो जैसे ही आपको पता चलेगी इसको प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उस दौरान उसको जल्दी से जल्दी बुलाकर टीटी जो वैक्सीन है वो आपको लगानी है। और दोस्तों दूसरी जो टीटी की वैक्सीन लगती है उसके बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है, 4 वीक का। 4 वीक का गैप जो है वो रखना है सेकेंड टीटी के वैक्सीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लॉस ऑफ बॉडी हीट इन न्यूबॉर्न ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ कूलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज हीट लॉस बाय। देखिए बेबी से हीट का लॉस हो रहा है, किस किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि उस बेबी का कांटेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट से है जो क्या है, ठंडा है, बिल्कुल कूल ऑब्जेक्ट है। उस कूल ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में कोई भी बेबी है जो आ रहा है, अब जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो सीधी सी बात है हीट का लॉस होगा। तो ये जो हीट का लॉस हो रहा है इसको क्या कहेंगे, या फिर किस प्रकार से हीट का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, कंडक्शन। नहीं, कूलर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने से जो हीट का लॉस होता है उसको क्या कहते हैं, हम कंडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स ऑफ इक्लेम्सिया इज। यहाँ पे आपको इक्लेम्सिया के करेक्टरिस्टिक सिम्टम पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आपको सिंपली जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, आपको ऑप्शन सेकंड, हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन यूरिया। यानी ब्लड प्रेशर तो हाई रहेगा ही, साथ ही प्रोटीन यूरिया की कंडीशन भी इक्लेम्सिया में देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे प्रीक्लेम्सिया की भी क्या है, साइन सिम्टम या फिर करेक्टरिस्टिक है। जो ऑप्शन थर्ड है ये है प्री इक्लेम्सिया क्या, साइन सिम्टम या फिर प्रीक्लेम्सिया के फीचर। हाई ब्लड प्रेशर तो रहेगा ही, साथ ही प्रोटीन यूरिया भी होगा प्रीक्लेम्सिया में, लेकिन प्रीक्लेम्सिया में कन्वर्जन्स भी देखने को मिलेंगे। ये प्रीक्लेम्सिया में होगा और ये इक्लेम्सिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन ऑफ गुड अटैचमेंट वाइल ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। सभी जो यहाँ पे साइन दिए हुए हैं ये सभी क्या है, गुड अटैचमेंट के साइन है। यानी जब ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवा रहे हैं तो उस दौरान जो अटैचमेंट बच्चे का होता है उसके लिए सभी साइन सही है, एक को छोड़कर। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फोर्थ, लोअर लिप इज टर्न्ड इनवर्ड। जो लोअर लिप है उसको इनवर्ड टर्न नहीं करवाना है, ये साइन नहीं है। लोअर लिप टर्न आउटवर्ड, ये बिल्कुल सही है, गुड अटैचमेंट का क्या साइन है। माउथ वाइड ओपन एंड चिन टचिंग ब्रेस्ट, ये सभी क्या है, गुड अटैचमेंट के साइन है। एक जो नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सीवियर डिहाइड्रेशन चाइल्ड शोज वन ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम। यानी सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है, बच्चे को सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है तो कौन से साइन सिम्टम्स वो शो करेगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन फर्स्ट, लिथार्जिक एंड स्किन पैचेज गोज बैक वेरी स्लोली। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो रखा है बच्चे को तो उसमें लिथार्जिक कंडीशन होगी, साथ ही जब आप उस बच्चे की स्किन को पिंच करेंगे तो वो जो स्किन है वो वापस बैक यानी कि गोज बैक, वो क्या होगी, स्लोली। यानी कि जैसे आपने पिंच किया तो वो पिंच की पिंच ही रह जाएगी, वो अगर वो वापस नॉर्मल साइज में आएगी तो वो धीरे धीरे आएगी, बहुत स्लोली स्लोली। तो ये जो कंडीशंस देखी जाती है वो बच्चों में सीवियर डिहाइड्रेशन में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूस्टर डोज, फर्स्ट बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इज गिवन एट द एज ऑफ। जो फर्स्ट बूस्टर डोज लगती है डीपीटी की वो कब दी जाती है, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 16 to 24 मंथ, 16 से 24 महीने पे। और जो दूसरी डोज लगती है डीपीटी की बूस्टर डोज की वो लगती है 5 साल पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकेंड डोज 5 ईयर पे, फर्स्ट डोज 16 to 24 मंथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मिशन इंद्रधनुष
इन द ईयर, जो मिशन इंद्रधनुष है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, तो ये कब किया था, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन थर्ड, 2014 में मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था इम्यूनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A fresh bleeding from anal passage may occurs due to one of the following। अगर फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है एनस से, तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन थर्ड। सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है जिससे आपको पता लगता है कि हाँ फ्रेश ब्लीडिंग को ये इंडिकेट करता है, यानी इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज, सॉरी यहाँ पे पाइल्स, पाइल्स भी दे रखा है। देखिए जो फ्रेश ब्लीडिंग है वो अगर एनाल पासेज से हो रही है, मतलब फ्रेश ब्लीडिंग है और वो नहीं है मेलिना की कंडीशंस नहीं है, यहाँ पे हेमेटोचेजिया है। हेमेटोचेजिया जो है हेमरोइड्स या फिर पाइल्स के अंदर देखने को मिलती है। किसमें, पाइल्स या फिर हेमरोइड्स, इनके अंदर जो है फ्रेश ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पे आपको पाइल्स यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एब्रेजन ओवर द कॉर्निया इज नॉन एज, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई है कि कॉर्निया के अंदर एब्रेजन हुआ है, तो इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, केरेटाइटिस। केरेटाइटिस का मतलब होता है एब्रेजन ओवर द कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमीडिएट पोस्टपार्टम हेमरेज अकर्स ड्यूरिंग डिलीवरी टिल, यानी जो इमीडिएट जो पोस्टपार्टम हेमरेज होता है वो डिलीवरी के कितने समय बाद स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फोर्थ, 24 आवर्स, यानी जैसे डिलीवरी हुई उसके 24 आवर के बाद में जो है वो पोस्टपार्टम हेमरेज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट मोबाइल फ्लैक्चुएंट स्वेलिंग ऑफन इन सबक्यूटेनियस टिश्यूज इज नोन एज। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है आपको, ऑप्शन ए लाइपोमा। लाइपोमा की कंडीशन के अंदर क्या होता है, सॉफ्ट मोबाइल फ्लैक्चुएंट जो है फ्लैक्चुएंट स्वेलिंग होगी सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, सॉफ्ट मोबाइल फ्लैक्चुएंट स्वेलिंग होती है, उस टर्म को कहते हैं हम लाइपोमा। क्या बोलते हैं, लाइपोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू क्रॉनिक डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसमें जो है ईयर से क्रॉनिक डिस्चार्ज होंगे। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम। अगर ईयर ड्रम का परफोरेशन हो जाता है तो ये क्या क्या कोज करेगा, क्रोनिक डिस्चार्ज करेगा, कोज ईयर से, मतलब क्रोनिक डिस्चार्ज होंगे किस कंडीशन में, अगर ईयर ड्रम परफोरेशन हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइना बाइफिडा कैन बी कॉज्ड बाई डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। ये तो सिंपली आपको पूछा गया है कि जो स्पाइना बाइफिडा है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर में करना है ऑप्शन फर्स्ट, फॉलिक एसिड इन द मदर। अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एनटीडी कोज करेगी। क्या कोज के मतलब बच्चे को क्या होगा, एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में स्पाइना बाइफिडा, इसमें मेनिंगोसिली या फिर मेनिंगोमायोसिली, ऐसे क्वेश्चंस यानी ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन हाइपोस्पाइडियासिस द यूरिथ्रल ओपनिंग इज लोकेटेड ऑन। हाइपोस्पाइडियासिस अगर किसी बच्चे को होता है तो जो यूरिथ्रल ओपनिंग होगी वो किस तरफ होगी, ये आपको सिंपली पूछा गया। यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, वेंट्रल एस्पेक्ट। वेंट्रल एस्पेक्ट पे आपको जो है यूरिथ्रल ओपनिंग देखने को मिलेगी। और जो डोर्सल एस्पेक्ट है वहाँ पर क्या होगी, एपिस्पाइडियासिस के अंदर। ओके, एपिस्पाइडियासिस के अंदर डोर्सल एस्पेक्ट और हाइपोस्पाइडियासिस के अंदर वेंट्रल एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन कैंसर सीन इन ओरल कैविटीज। जो ओरल कैविटी है उसमें मोस्ट कॉमन कौन सा कैंसर देखने को मिलता है, फिर किसमें मोस्टली यहाँ पर अगर ओरल कैंसर होता है तो किसका कैंसर होता है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है मोस्ट कॉमन कैंसर है जो ओरल कैविटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉमन सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सभी क्या है, सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स है, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फोर्थ, सुप्रा एब्डोमिनल पेन। सुप्रा एब्डोमिनल पेन जो है वो सिम्टम नहीं होता, बाकी सभी क्या है सिम्टम है। प्रीमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होगी, पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होगी एंड पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रोजन शोल्डर मोस्टली अकर इन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर जो है वो मोस्टली किस कंडीशन में देखा जाता है। यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर करना हो, क्या करना है, ऑप्शन थर्ड, डायबिटीज। डायबिटीज के अंदर फ्रोजन शोल्डर जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाइकल कैंसर इन अबाउट 80% केसेज इज ड्यू टू। जो सर्वाइकल कैंसर है वो 80% केसेज में किसकी वजह से होता है, HPV की वजह से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पेंटाप्राजोल इज एडमिनिस्ट्रेड, जो पेंटाप्राजोल कब एडमिनिस्टर करवाई जाती है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकंड 1 आवर बिफोर द मील, खाना खाने से 1 घंटे पहले जो है पेंटाप्राजोल एडमिनिस्टर करवाई जाती है, फिर पेशेंट्स को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डोज ऑफ कॉटमोक्साजोल एडमिनिस्ट्रेड इन एन एडल्ट विथ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज, पेशेंट आपके पास में आया है आरटीआई का यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, और आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर टेबलेट एडमिनिस्टर या फिर जो है प्रिस्क्राइब आप कर रहे हैं कॉट्रिमोक्साजोल। देखिए कॉट्रिमोक्साजोल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है इसमें यूज़ तो लेते हैं, लेकिन इसकी डोज आप कितनी दोगे, कैसे दोगे, ये आपको पूछा गया है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट 1 to 2 टैबलेट ट्वाइस डेली फॉर 7 to 14 डेज, मतलब 1 से 2 टैबलेट डेली की, यानी कि 1 टैबलेट दिन में 2 बार देनी है या फिर 2 टैबलेट दिन में 2 बार देनी है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रखा है तो 7 से 14 दिन तक ये ट्रीटमेंट आपको उस पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है, ताकि वो उसके जो सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या फिर उसको जो प्रॉब्लम हो रही है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वो ठीक हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, नेक्स्ट जो पेपर हम पढ़ेंगे वो भी BNS 042 का ही पढ़ेंगे, जिसमें भी जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस आगे जो भी पेपर होगा अपना जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम बता देंगे। तो दोस्तों आप उसको भी देखना ना भूलें। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ORS इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, जो ORS है उसके सभी क्या है कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी इसके अंदर कंपोजिशन जो होता है ORS का उसके अंदर सभी इंक्लूड किए गए एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन थर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ORS का कंपोजिशन नहीं है, बाकी सभी क्या है ORS के कंपोजिशन है। तो दोस्तों ये थे अपने 70 क्वेश्चन, सभी के आंसर्स आपको बता दिए गए, आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे ये सभी क्वेश्चंस। और जो हम नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे वो बताई दिया आपको, BNS 042 का हम पेपर आगे और डिस्कस करने वाले हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।